मेरा नाम जितेंद्र है और जेके ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। हिंदी में डोमेस्टिक टेरिटरी को घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा भी कहते हैं। मेरी ये क्लास इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ साथ हिंदी मीडियम के बच्चे भी ले सकते हैं, जो उनके लिए काफी यूजफुल होगी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को एक साधारण व्यक्ति या नॉर्मल एक इंसान, नॉर्मल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सिर्फ इतना कहेगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक कंट्री के पॉलिटिकल फ्रंटियर को कहते हैं। मतलब एक कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, पॉलिटिकल मतलब जो राजनीतिक सीमा होती है, जो उसकी ऐसी बाउंड्रीज जो उसको दूसरी कंट्रीज से अलग करती है, तो उसी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक टेरिटरी का जो कंसेप्ट है, जो इसकी धारणा है, वो पॉलिटिकल फ्रंटियर से कहीं ज्यादा है। मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज के साथ साथ डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ चीजें और भी शामिल की जाती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा पॉलिटिकल फ्रंटियर के एडिशन में इसमें क्या क्या शामिल होता है, जो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। तो मैं एक बार आपको फिर से डायग्राम से डोमेस्टिक टेरिटरी का नॉर्मल मीनिंग समझा देता हूं। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत। तो ये जो उसकी ये सारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं जो उसको दूसरी कंट्रीज से अलग करती हैं, तो ये हमारी सारी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होता है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और ईस्ट में आसाम से लेके वेस्ट में गुजरात तक, तो ये सारा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आता है। लेकिन मैक्रो ये लेमैन की टर्म में आता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा कुछ और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किए जाते हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं वो हमें करना है। लेकिन इसका सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी डोमेस्टिक इनकम को निकालने में हेल्प करती है एक कंट्री या किसी भी कंट्री की। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट इसलिए जानना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या शामिल होता है। तो पहला है इसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अलावा जो डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड किया जाता है उसको समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो फर्स्ट क्या है, शिप्स यानी जो जहाज होते हैं पानी के, एयरक्राफ्ट्स जो हवाई जहाज होते हैं। दो चीजें हैं, शिप्स और एयरक्राफ्ट्स। अगर शिप्स और एयरक्राफ्ट हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगर आप किसी शिप के ओनर हैं
और या फिर उसको ऑपरेट कर रहे हैं, यानी आप उसके ओनर भी हैं और उसका संचालन भी कर रहे हैं, मतलब उन सारी एक्टिविटीज को आप देखते भी हैं। कोई इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई शिप है, अगर कोई शिप है प्लस या फिर कोई एयरक्राफ्ट है, शिप या एयरक्राफ्ट जिसके आप ओनर हैं या और उसको आप ऑपरेट करते हैं, एक दूसरी कंट्री के बीच में चलाते हैं, दो कंट्री या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में अगर आप ऐसा करते हैं तो वो शिप चाहे जिस कंट्री में भी लोकेटेड हो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दो कंट्रीज ले लेते हैं, एक कंट्री है रशिया, दूसरी कंट्री है जापान। और रशिया से लेकर जापान तक हमारे शिप या एयरक्राफ्ट जाते भी हैं और आते भी हैं, मतलब इन दो कंट्रीज के बीच में वो अपनी सर्विस देते हैं। लेकिन जो शिप या एयरक्राफ्ट हैं वो किसी, मान लीजिए किसी इंडियन के हैं, आप उसको ऑपरेट करते हैं इन दो कंट्रीज के बीच में या इससे ज्यादा के बीच में भी हो सकता है। तो वो शिप चाहे रशिया में खड़ा हो चाहे जापान के अंदर हो, तो वो भारत की ही घरेलू सीमा का पार्ट समझा जाएगा, माना जाएगा, क्योंकि आप उसके ओनर हैं और उसको ऑपरेट कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटीज को। तो ये भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में समझा जाता है। तो आइए अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसिडर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं जिसमें आपको तीन चीजों पर फिर से ध्यान देना है, जो है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। तो पहले इन तीनों को देख लेते हैं, ये होते क्या है। फिशिंग वेसल्स, वेसल्स वेसल्स का मतलब होता है एक लार्ज शिप। तो मछली पकड़ने के बड़े बड़े जहाज होते हैं, तो उनको हम फिशिंग वेसल्स कहते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो समुंदर के अंदर, ओशियन के अंदर जब जहां से कभी नेचुरल डिस्कवरी होती है, नेचुरल गैस निकलती है वहां से या किसी टाइप का ऑयल निकलता है नीचे समुद्र में, तो वहां पे बड़े बड़े पाइप्स लगा दिए जाते हैं, उन्हीं को हम ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये समुद्र में लगा दिया जाता है और इसी को हम ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स कहते हैं। या ऐसे ही फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, यानी तैरने वाले जो जहाज होते हैं, प्लेटफॉर्म, उन्हीं को हम फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। मतलब आप एक शिप की तरह कह सकते हो पर एक लार्ज शिप होता है, तो जो तैरता है जिसमें लोग भी रहते हैं, तो उसको हम फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब ये तीनों चीजें अगर कोई एक कंट्री का रेजिडेंट, मान लीजिए कोई इंडियन ही ऑपरेट कर रहा है, उनको चला रहा है, उनका ओनर है उसको चला रहा है, कहाँ पे, इंटरनेशनल वाटर में। इंटरनेशनल वाटर का मतलब क्या होता है, जो हमारे समुद्र की सीमा में नहीं आता है, जो हमारा ओशियन या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर। जैसे हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में इंडिया का कुछ किलोमीटर का पार्ट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, लेकिन उससे आगे का पार्ट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता, वो इंटरनेशनल वाटर कहलाता है। मान लो हमें वहां पे नेचुरल गैस रिग्स लगाना है और फिशिंग वेसल्स, मछली पकड़ने जाना है हमारे मछुआरों को,
या हमारा कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म वहां पे है, लेकिन फ्लोट करता है जो वहां पे, लेकिन तो वहां पे हमें काम करने से पहले हमें वहां पे एक्सक्लूसिव राइट्स लेने पड़ेंगे ऑपरेट करने के लिए। अगर हम वो राइट्स लेकर वहां ऑपरेट करते हैं इलीगल तरीके से नहीं, तो अगर वो शिप, अगर वो फिशिंग वेसल्स, अगर वो नेचुरल गैस रिग्स वहां पे हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर किए जाएंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कौन कौन सी चीजें, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जिनको हम ऑपरेट करते हैं। मान लीजिए हम इंटरनेशनल वाटर में, लेकिन वहां पे हमने उसको ऑपरेट करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स ले रखे हैं, मतलब हमने वहां पे अधिकार लिया हुआ है कि यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देख लेते हैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है वो देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इसमें भी ध्यान दीजिएगा, तीन चीजें हैं। एम्बेसीज, जिसे हम दूतावास भी हिंदी में कहते हैं। कॉन्सुलेट्स, जिसको हम सलाहकार कहते हैं। और तीसरा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सैनिक प्रतिष्ठान, जो मिलिट्री के कैंप लगते हैं, एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, सैनिक प्रतिष्ठान। एक कंट्री के, किसी भी कंट्री की अगर ये तीन चीजें, एम्बेसीज हो, कॉन्सुलेट्स हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और ये कहाँ लोकेट हैं अब्रोड में, किसी दूसरे देश में, विदेशों में। तो एम्बेसी समझते हैं क्या होता है। एम्बेसी क्या होती है कि जैसे हमारे, हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि हमारे इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंडिया के सिटीजन बाहर जाके दूसरी कंट्रीज में रहते हैं किसी ना किसी पर्पस के लिए, जैसे स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, तो उनका सारा जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो इंडियन एम्बेसी रखेगी वहां पे। इंडियन एम्बेसी एक तरह का ऑफिस है जहाँ पे इन सारी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, और उनका रहना, वो कब तक स्टे करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ इस कंट्री में नहीं आ रही है, तो जो भी होता है वो एम्बेसीज उसको देखती हैं। तो हर एक कंट्री में, जिनका एक कंट्री में आपस में रिलेशन होता है, कंट्रीज का आपस में रिलेशन होता है, तो वो वहां पे एक दूसरी कंट्री की एम्बेसीज वहां पे होती हैं। जैसे इंडिया के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी भी है, पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी भी है, इंडिया में यूएस की एम्बेसी भी है, न्यूजीलैंड की एम्बेसी है। तो इन सारी कंट्रीज की ऐसे एम्बेसी एक दूसरे कंट्रीज में होती है। कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? कॉन्सुलेट्स मतलब एक तरह का एडवाइजरी होता है, जो ये भी एक तरह का ऑफिस ही है जहाँ पे गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जो है कॉन्सुलेट किया जाता है, सलाह सलाह दी जाती है। जब भी कोई ट्रेड डील होनी है दो कंट्रीज के बीच में, या कोई भी एक्टिविटीज जो दो कंट्रीज के बीच में होनी है, तो वो कॉन्सुलेट्स देखते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही समय समय पर क्या होता है, टाइम टाइम पे दो कंट्रीज की मिलिट्री हैं या उनके सोल्जर्स जो हैं, वो वहां पे जाके कैंप लगाते हैं परमिशन के साथ, और एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते हैं, जो एक दूसरे को सिखाते भी हैं काफी कुछ और सीखते भी हैं। तो उसके लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक कंट्री की दूसरी कंट्री में लोकेट होती है। तो जैसे मान लिया इंडियन एम्बेसी यूएस में लोकेटेड है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो वहीं पे लोकेटेड है। ऐसे ही कॉन्सुलेट्स का ऑफिस अगर यूएस में है तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ऐसे ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो और अगर दूसरा देख लेते हैं, अगर मान लो इंडिया के अंदर रशिया की एम्बेसी है, वो दिल्ली में लोकेटेड है, फिर भी वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। तो इसके साथ आपको प्लस अपनी बुक से देखकर एग्जाम्पल्स भी करने हैं। आप अपनी बुक से एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब ये जान लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। हम अपनी ही कंट्री इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको पिछला पॉइंट बताया कि अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स का ऑफिस या कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन किसकी है, ध्यान रखिएगा, फॉरेन कंट्री की। कहाँ पे, इंडिया में। क्या क्या, एम्बेसी, फॉरेन कॉन्सुलेट्स ऑफिस एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर फॉरेन कंट्री की इंडिया में लोकेटेड है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए रशिया की एम्बेसी इंडिया में है तो वो भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं होगा, वो रशिया की घरेलू सीमा का हिस्सा माना जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आइए इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड, हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर नहीं होता है वो होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपको पता होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बहुत सारी कंट्रीज में काम करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को। तो ये सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहे जाते हैं, जो एक एक से ज्यादा कंट्रीज में काम करते हैं। तो अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मान लो इंडिया में लोकेटेड है, जैसे यूएनओ का ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है या डब्ल्यूएचओ का ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है, तो वो भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। वो किसी भी कंट्री की घरेलू सीमा का हिस्सा या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही कंसिडर किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसके लिए आप बुक से अपने एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। हाँ, आपको ये बता दूं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का जो ये कंसेप्ट आपने समझा है, ये कंपनीज के केस में लागू नहीं होता है। जैसे कोई इंडियन कंपनी लंदन में है, लंदन में लोकेटेड है कोई इंडियन कंपनी, तो वो भारत की घरेलू सीमा का या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं समझा जाएगा। या माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो इंडिया में है। तो कंपनीज के केस में, बैंक्स के केस में ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके यही हैं, तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।